हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से माइंडफुल मास्टरी में। ये जितने भी वीडियो हैं आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यूपीपीसीएस या फिर जो है जिसमें भी सब्जेक्टिव पेपर हो या ऑब्जेक्टिव पेपर हो, ज़रूर यहाँ से पढ़िएगा। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय और स्वतंत्र भारत के फिर वहाँ से गवर्नर से लेकर के यानी देश आज़ादी के पहले से लेकर के और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनने तक का सफ़र आप लोग ज़रूर देखिएगा। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला जब हारे थे 1757 से लेकर के, और जो 1947-48 तक जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उसके बीच की जो है 4 पार्टों में हमने डिवाइड किया था। तो ये आज लास्ट और अंतिम पार्ट 4 हम पढ़ेंगे, भारत के वायसराय राजा का प्रतिनिधि। ठीक है, तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इससे भी पहले अगर वीडियो देखेंगे तो इसके 3 पार्ट आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में लग गई है। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के प्लेलिस्ट में जाइएगा। माइंडफुल मास्टरी चैनल के लिंक बॉक्स में जाइएगा और वहाँ प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो वहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लीजिएगा। फिर पार्ट 4 जरूर पढ़िएगा। भारत के वायसराय, वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधित्व। अब देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड कैनिंग होगा, वो ही भारत का प्रथम वायसराय होगा। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक का इनका कार्यकाल रहा। 1857 की एक क्रांति के समय थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए, अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय तो फिर लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इनका क्योंकि शासनकाल 1856 से 1862 ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आईपीसी, इंडियन पीनियल कोड 1860 में निर्माण हुआ था। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता माना जाता है। इंडियन पिनियल कोड, जितने भी कानून बनते हैं ना, जिनको दंड मिलता है कि आप हेलमेट नहीं लगाए तो इसका चालान, या आईपीसी की धारा लगती है ना इंडियन पिनियल कोड की, किसी को मार दिए, कत्ल कर दिए, मर्डर कर दिए, केस कर दिए, तो आईपीसी बनी थी। इंडियन पिनियल कोड 1860 का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, यानी कि अगर कोई किसी के पति मर गया हो तो वो फिर उससे विवाह कर सकता है। इसमें किसने सहायता दी थी? ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, आंदोलन के द्वारा 1856 में। तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, यानी विधवा फिर से विवाह कर सकती हैं। इस पर जो है विधवा पुनर्विवाह पे कई सीरियल भी आई। भारत में एक बालिका वधू ऐसे कुछ था, बालिका वधू में था, बालिका वधू था, सॉरी, इसमें एक गंगा कुछ ऐसा सीरियल आया था, उसमें जो है विधवा पुनर्विवाह पर ध्यान दिया गया था। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा आंदोलन 1856 में लगाया गया था, उसी से विधवा पुनर्विवाह। आप लोगों ने कई सीरियल देखे होंगे कि विधवाओं का भी विवाह होता है, होना भी चाहिए। अगर वो कम उम्र में अगर पति नहीं रहते हैं तो अगर हो सके तो अगर संभावना हो पाए तो फिर उनका विवाह कर देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से जीवन अपना जी सके। ठीक है, सबसे लास्ट काम है कि जीवन को जीना और अच्छे से खुश रहना, तो उसके लिए विधवा पुनर्विवाह जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने आंदोलन चलाया था 1856 में। उसके बाद बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी ब्रिटेन के तर्ज पर। देखिए, ये है, यहाँ पे 3 प्रेसिडेंट थे, जो बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो यहाँ तीनों पे क्या हुआ था? बंगाल, बंगाल यानी कि जैसे देखिए मुंबई, यहाँ मुंबई हो गई, बंगाल मतलब कलकत्ता, और मद्रास, ठीक है, ये तमिलनाडु क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र में जो है विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, किसके? ब्रिटेन के तर्ज पर। उसके बाद राज विलय नीति को समाप्त कर दिया गया है। कौन? किसकी? जो लॉर्ड डलहौजी आए थे, इतने दुष्टता कर रहे थे, सबको एकम किया थे, उसको विलय नीति को हटा दिया गया था। अच्छा, ये सोचिए आप कि ऐसा क्यों हुआ, ये नीति को क्यों हटा दिए? असल में ये हम लोगों पे मेहरबान नहीं हो गए थे। जब 1857 की क्रांति थी, जिसमें मंगल पांडे को फांसी दी गई और बहुत सी चीज़ें हुई, न जाने कहाँ कहाँ सब लोग जिद्दा गए थे, और उन्होंने, अंग्रेज़ों को लग गया था कि अगर ज़्यादा टिन पिन किए तो जो है वहीं से हमारा बोरिया बिस्तरा भी जो है साफ़ हो जाएगा। इसलिए जो है वो सोच रहे थे कि अगर कुछ भी अगर डिस्टर्ब हुआ तो हमारा यहीं से उखाड़ के फेंक देंगे हम लोगों को। ब्रिटेन में भारतीय पूरी आधी भारतीय जनता जागृत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मराठा, पंजाब के लोग ये सब शांत थे 1857 की क्रांति में। उधर मतलब साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के लोग भी शांत थे। केवल कुछ प्रदेशों में, जैसे यहाँ से चली थी बस इतना ही, यानी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बस यहीं तक ही रह गया था। अगर सोचो इतने में ये हाल कर दिया, अगर पूरा होता तो फिर उसी समय उखाड़ फेंक देते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया,
जो है राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया। यानी ये विलय नीति नहीं होगी। रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी, इन लोगों का अभियान सफल हो गया। ठीक है। उसके बाद कैनिंग के बाद 1800 लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे। तो इनका कार्यकाल था, इन्होंने 4 काम किए थे। पहला को 1857 की क्रांति के समय पहला इन्होंने काम किया था, आईपीसी का निर्माण किए थे। उसके बाद विधवा का पुनर्विवाह करवाए थे। इंडियन पीनल कोड 1860 में जो है इसका निर्माण होता है। इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता इन्होंने नियम बनाए थे कि कौन कौन से काम करने पे कौन कौन से दंड मिलेंगे, कौन कौन से पाप करने पर। ठीक है, गलत काम करने पर। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने दूसरा किया विधवा पुनर्विवाह। तीसरा क्या किया, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी। उसके बाद राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया डलहौजी की, और तब लोगों को शांति मिली। उसके बाद लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 में इन्होंने क्या किया, स्टैटिक्स का शुरुआत किया। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन आया था। देखो बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कहीं आप सोच भी नहीं सकते कि ये पूछा जा सकता है। सांख्यिकी स्टैटिक्स का शुरुआत किया गया, ये मैथ के पेपर में आया था। अब देखिए स्टैटिक्स का शुरुआत कहाँ होता है, मतलब सांख्यिकी का शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है। 1872 में प्रथम जनगणना, सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, प्रथम 1872 में। हालांकि आगे चल के नियमित जो है जनगणना अलग हो जाती है, नियमित वाली रिपन में हो जाती है, पर जो है पहली बार पूछी जाएगी कि प्रथम जनगणना कब हुई, तो 1872 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के। उसके बाद इनका पहला काम ये देखिए, प्रथम जनगणना। दूसरा 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। एग्रीकल्चर जो है, जो ये फैकल्टी थी, एग्रीकल्चर फैकल्टी, उस पर ध्यान दिया गया, उसकी स्थापना की गई। उसके बाद तीसरा क्या किया, इन्होंने क्या किया, पहला तो जो है जनगणना शुरू कराई 1872 में। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। तीसरा काम क्या किया, स्टैटिक्स या सांख्यिकी का शुरुआत किया। उसके बाद 1872 में ही, ठीक है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी कॉलेज की, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, ये अपने नाम से मेयो जैसे थे, मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद इसमें एक काम और होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार यानी पोर्ट ब्लेयर में कैदियों के निरीक्षक में गए थे, जहां इनकी हत्या हो गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे थे जिनकी हत्या जो है यहीं भारत में हो जाती है, और कैदियों के निरीक्षक में गए थे जहां इनकी हत्या हो जाती है, मतलब यही मार दिए गए थे। कौन, लॉर्ड मेयो। ये गए थे किसके, निरीक्षक में, कि कर क्या रहे हैं कैदी, उसी में जो है इनकी हत्या कर दिए थे। किसकी, लॉर्ड मेयो की। तो क्वेश्चन पूछाता है, अंडमान निकोबार में कैदियों के निरीक्षक या निरीक्षक में गए थे, और जहाँ इनकी हत्या हो जाती है लॉर्ड मेयो की। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड रिटन को। लॉर्ड रिटन को देखेंगे, जो है ये 1800 ये लॉर्ड रिटन जो है 1876 से 1880 इनका यहाँ तक का कार्यकाल था, 1876 से 1880। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, अकाल आयोग की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा था, रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग 1878 में। रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग 1878, ये क्वेश्चन पूछा था, अकाल आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड रिटन की। दूसरा क्या हुआ, 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यानी भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। उसके बाद ये एक कहीं ना कहीं लिटन जो है, इनको थोड़ा कहा जाता था कि हार्ड थे। इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया, जिसमें भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया था कि भारतीय प्रेस जो है नहीं छाप सकता है। उसके बाद 1878 में क्या, फिर एक घटना और होती है, भारतीय शास्त्र अधिनियम, यानी भारत जो है अपना शस्त्र नहीं रख सकता है, अगर वो रखेगा तो अपराध माना जाएगा। कौन सा, यानी कि भारत जो है, भारत के लोग जो है शस्त्र को नहीं रख सकते हैं। ये 1878 के भारतीय शस्त्र अधिनियम में ये लाया गया था। इसमें कहा गया कि आप जो है भारतीय जो है शस्त्र नहीं रख सकते, अगर जो रखना है तो अंग्रेज रखेंगे अपने घर में, ये नहीं रखेंगे। उसके बाद सिविल सेवा का जो परीक्षा है 21 साल से 19 साल, यानी न्यूनतम 19 साल कर दिया गया था। ठीक है, ये सिविल सेवा का परीक्षा। उसके बाद इसको किसके नाम से आता है, ओवेन मैरीडिथ, ओवेन मैरीडिथ के नाम से जाना जाता है। किसको, लॉर्ड लिटन को। ठीक है, ओवेन इसके जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ 5 पॉइंट थे। अकाल आयोग की स्थापना, यानी रिचर्ड स्ट्रेटजी आयोग 1878। दूसरे बाद वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जिसमें भारतीय समाचार जो है पत्र नहीं छाप सकते थे, प्रतिबंध लगा दिया गया था भारतीय प्रेस पर, भारतीय समाचार पत्र पर। उसके बाद बहुत ज़रा कठिन था, क्योंकि उस समय क्या होता, आज़ादी के बाद ये सोचे थे कि समाचार ही है तो कि पूरे भारत में फैल रहा है, क्योंकि उस समय कई द मराठा, ऐसे न जाने कितने समाचार पत्र जो है भारतीय जो है कर रहे थे, और आग उगल जाता था।
उसके बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी शस्त्र रखना अपराध माना गया था कि अगर भारतीय रखेंगे तो वो अधिनियम जो है जो शस्त्र अगर रखेंगे तो अपराध माना जाएगा। 1878 नियम लगा दिया भारतीय शस्त्र अधिनियम। उसके बाद सिविल सर्विस की परीक्षा जो 21 साल से घटाकर 2 साल घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था न्यूनतम। और इसको इसीलिए जो है इतना कठिन किया गया कि प्रेस को बंद कर दिया गया शस्त्र। तो उसके लोगों ने, भारतीय लोगों ने क्या कहा था, ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन, यही सबसे पॉपुलर और सबसे प्रिय भारत के रहे। इन्होंने देखो भारत के लिए क्या क्या किया, ये कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और लॉर्ड रिपन ही वास्तव में, उनके अंदर जिसे मानवता थी, उन्होंने कुछ चीज़ें जो अन्य की तुलना में इन्होंने अच्छा किया। अन्य तो जो है दुष्टता कर रहे थे, पर इन्होंने कुछ चीज़ें अच्छा किया। जैसे 1880 से 1884 तक इनका कार्य रहा, इनको प्रिय माना जाता था, भारतीयों का प्रिय माना जाता था। ये इनकी ऐसी चीज़ें थी। 1880 से 1884 इसके अंदर लगता है कुछ दया थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी कि यही भारत के उद्धारक हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, उन्होंने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। इन्होंने देखो, अब इनके काम देखो। स्थानीय शासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक, नगर यानी पालिका सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उसके बाद इन्होंने कहा देखो, जो जनगणना होती है 1881 में नियमित रूप से जनगणना होने लगी थी, यानी कि जनगणना नियमित रूप से होने लगी थी। पहले जनगणना लॉर्ड मेयो में आए थे तो केवल खाली जनगणना हुई थी। उसके बाद नियमित जनगणना होने लगी थी। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम जो है लाया गया था, प्रथम कारखाना अधिनियम। और इसमें ही प्रथम कारखाना अधिनियम में हम पढ़ाए थे कि इन्होंने कई चीज़ें लगाई थी कि इतने जो है कम उम्र के बच्चे जो है, प्रथम कारखाना अधिनियम में 1881 में कि 7 वर्ष के अगर बच्चे छोटे छोटे हैं, 7 वर्ष से अगर कम के आयु हैं, तो उन बच्चों को आप बाहर कर देंगे। ठीक है, उनको आप बाहर कर देंगे। और उसके बाद 12 वर्ष के जो कम आयु रहेंगे, यानी 7 साल से लेकर के अगर 12 साल के बच्चे हैं, तो उनकी जो आयु, जो सीमा है, मतलब जो समय होता है कि 12 घंटे ड्यूटी, तो वो घटा करके 5 घंटे, 4 घंटे, कम से कम घंटे कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात थी भारत के लिए कि ये कारखाना के लिए उन्होंने समय बता दिया कि अगर 7 साल के नीचे बच्चे हैं तो उनको मजदूरी मत कराओ। उनको मजदूरी के लिए उसके मम्मी पापा और जो करवाएगा वो तीनों जिम्मेदार होंगे, तीनों को जेल भेज दिया जाएगा। तो प्रथम कारखाना अधिनियम ये कौन लाया था? लॉर्ड रिपन ने। 7 साल के कम अगर उम्र के बच्चे हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है कि वो जो है काम नहीं करेंगे। यानी अगर आपको काम करना है तो 7 साल से ऊपर रहो, और अगर 7 साल से 12 साल के बीच में हो तो आपकी एक समय होगी कि आप 2 घंटे या 4 घंटे, कुछ उसकी आयु सीमा निर्धारित की जानी होनी चाहिए कि सीमा निर्धारित होनी चाहिए। उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में हंटर कमीशन आया था, ठीक, जो कि शैक्षिक सुधार से संबंधित थी। ठीक है, हंटर कमीशन ये था प्राथमिक शिक्षा के बारे में। देखिए, इससे पहले जो आए थे वो लोग जो है किस पे कर रहे थे, इससे पहले हम लोग पढ़े थे, इससे पहले वाले लेक्चर में, तो वहाँ पे एक आयोग आया था, उसमें जो है ये पढ़ा गया था कि जो है वो उच्च शिक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए। और इसमें क्या किया गया है कि ये जो है छोटे बच्चों के लिए निम्न शिक्षा की ओर इस पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, निम्न शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया था। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। और जो है वुड डिस्पैच आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 में। वो शिक्षा संबंधी वो भी नियम था, पर वो था उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के लिए। और पहली बार 1852 में हंटर कमीशन शैक्षिक सुधार करके प्राथमिक शिक्षा, उन्होंने कहा जब बच्चे बचपन से ही इंग्लिश पढ़ेंगे या कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, तो बचपन से जब कोई चीज़ पढ़ेगी तो आगे चल के वो आसानी होगी। और डलहौजी क्या लाया था? वो लाया था, उसके शासनकाल में वुड डिस्पैच आया था, वो भी शिक्षा संबंधित था, पर वो उच्च शिक्षा के लिए था और ये प्राथमिक शिक्षा के लिए था। ठीक है, हंटर कमीशन। उसके बाद 1882 में वर्नाक्लिस्ट प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। इससे पहले जो लॉर्ड लिटन ने इतने कठिन किया थे कि जो है समाचार नहीं छापोगे, तो इन्होंने कहा नहीं, आप छापिए, वर्नाक्लिस्ट प्रेस आप छापिए, क्योंकि अगर आप छापेंगे, आपको जो सही लग रहा है वो बताइए, जो गलत लग रहा है वो बताइए, ताकि लोगों को पता चल सके और आप इसके लिए मुक्त हैं। उसके बाद श्वेत विद्रोह जो है वो 1883 में अंग्रेजों ने किया था। किसके? भारतीय जजों को, अंग्रेजी जजों को बराबरी कर दी थी। किसने? जो है लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था?
ये श्वेत विद्रोह जो है, श्वेत विद्रोह अंग्रेजों ने कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये इन्होंने क्या किया है, मतलब लॉर्ड रिपन ने क्या कहा था, भारतीय जजों को अंग्रेजी जजों की बराबरी कर दी थी। बस इन लोगों को लग गया बुरा अंग्रेजों को। उन्होंने कहा कि ये बताओ, इसको हम भारत के वाइसराय बनाए हैं और ये भारत का पक्ष ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। और इन्होंने जो है उसके खिलाफ 1883 में श्वेत विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि तुम जो है, तुम कहते हैं ना कि तुम अपने विभीषण जो है लंका ढाए हो, मतलब हम लोग आए यहाँ जो है इन लोगों को गुलाम बनाने, और तुम जो है वकालत कर रहे हो उन्हीं को। हम आपकी जो मतलब जो भारत देश के भारतीय जज हैं उनको हम लोगों के जैसे यानी अंग्रेजी जजों के बराबरी कर रहे हो। इसके लिए वो लोग अंग्रेज जो है गुस्सा हो गए, किससे, अपने में ही लॉर्ड रिपन से गुस्सा हो गए कि तुम जो है हमारे पक्ष में हो या फिर भारतीयों के पक्ष में हो, तुम देखने में तो सब श्वेत हो, और इसीलिए श्वेत विद्रोह कर दिया गया। और लॉर्ड रिपन ने कहा, देखिए भैया, मुझे जो समझ में लगा, जो अच्छा है वो मैं कर रहा हूँ। एक तो वैसे उनके देश को बेचारों को लूट लिए हो, उनको सोने की चिड़िया कहे जाने वाली चीज़, देश को एकदम से गरीब बना दिए हो। तो जो है उन्होंने क्या किया, रिपन ने 1884 में अपना त्यागपत्र, कहा कि ले लो भैया, और हम तुम्हारा जो है वायसराय का पद नहीं चाहिए। जब काम अपने मन से ना कर पाओ, अपने दिल का ना कर पाओ, तो फिर क्या है। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा, मैं त्यागपत्र दे दूंगा, पर जो है मैं भारतीय के पक्ष में ही रहूँगा, या मतलब मैं सच्चाई के पथ पे रहूँगा। मैं तुम्हारे लोगों की नहीं कि तुम लोग अगर झूठ बोलो तो मैं भी झूठ बोलूँगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड रिपन जो है इसमें जो है भारतीय की जैसे आत्मा ही थी, इसीलिए इन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ये पाँचवें जो थे, ठीक है, ये पाँचवें थे लॉर्ड कर्जन। इनके शासनकाल में पढ़ें तो ये सबसे अलोकप्रिय थे, ठीक है, सबसे अलोकप्रिय था। 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने 3 काम किए। पहला काम किया था बंगाल का विभाजन, इसलिए भारत को, बंगाल को बांट दिया गया था। बांग्लादेश वही जाकर के आगे बनता है। बंगाल का विभाजन 1905 में। उसके बाद 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का गठन हुआ था, ठीक है। और फिर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था, ठीक है, भारतीय। तो 3 क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन में 1899 से 1905 तक सबसे अलोकप्रिय थे। इन्होंने बंगाल का विभाजन 1905 में किया। 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का इन्होंने गठन किया, ठीक है, शिक्षा पे। उसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आए थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इससे पहले लॉर्ड मिंटो आप लोग पहले पढ़े थे, ठीक। लॉर्ड मिंटो प्रथम, उन्होंने जिन्होंने अमृतसर की संधि की थी, ये मैंने जो है दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ाए थे हम, पार्ट 2 में, ठीक है। तो यहाँ से है लॉर्ड मिंटो द्वितीय दूसरे। 1905 से 1910 इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कहाँ, ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, बांटने का काम कर रहे थे। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन कर दिया गया। नरम दल और गरम दल में इसको बांट दिया गया था, बट गए थे, ठीक है। यानी कि नरम दल और गरम दल 1907 में जो है बट गए थे। फिर 1909 में अलग निर्वाचन व्यवस्था, माल्य मिंटो सुधार लाया गया और हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको तोड़ा गया। तोड़ने जाने का प्रयास लॉर्ड मिंटो की द्वितीय की शासनकाल में हुआ। उसके बाद इसमें एक अच्छी बात थी कि एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ये थोड़ा भारतीयों के लिए अच्छी बात थी कि कम से कम कोई तो आगे निकला। तो एसपी सिन्हा जो थे उनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक। तो लॉर्ड मिंटो मिंटो से 4 चीज, लॉर्ड कर्जन से 3 बातें, बंगाल का विभाजन, टॉमस रैली के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय का गठन, और तीसरा जो है 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया, ठीक। दूसरे जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनके 4 काम, इनके शासनकाल में 4 काम हुए। पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, कहाँ, ढाका में, यानी वहाँ पे मुस्लिम को बांटने की कोशिश की। उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में, गरम दल और नरम दल में बट गया था। उसके बाद 1909 में जो है अलग निर्वाचन व्यवस्था मालो मिंटो लाया गया था। जिससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नरम दल और गरम दल कब बटे थे, किसके उस समय शासनकाल में, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। उसके बाद अलग 1909 में अलग निर्वाचन की व्यवस्था मालो मिंटो सुधार द्वारा लाया गया था हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने के लिए। उसके बाद एसपी सिन्हा की नियुक्ति की गई थी गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ठीक। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 7वीं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल था। ये 1910 से 1916, 28 जुलाई 1914 में भारत का 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। ये उसी के शासनकाल में पूछा जाता है कभी कभी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे 1910 से 1916 तक का। इन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन को रद्द किया, ठीक। और दिल्ली दरबार में, ठीक, 1911 में दिल्ली दरबार
के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दिल्ली दरबार लगवाई और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक, ये बहुत अच्छा काम हुआ कि भारत की राजधानी दिल्ली बनी और आज भी भारत की राजधानी दिल्ली है। फिर 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी। ठीक, बीएचयू की स्थापना, देखिए शिलान्यास अलग बात है और स्थापना अलग बात है। ठीक है, तो कहीं कहीं जो है जब कभी पूछा जाएगा कि शिलान्यास किसने किया, तो वो अलग बात है, वो जो है लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने बीएचयू की स्थापना की थी। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने बीएचयू का शिलान्यास किया था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने उसकी स्थापना की थी। तो आसानी से याद हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो फर्स्ट में पहले शिलान्यास ही तो करोगे भैया, उसके बाद स्थापना कब करोगे, द्वितीय में दूसरी बार। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, स्थापना, तो कहीं ना कहीं ट्रिक याद है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने गांधी को कैसर-ए-हिंद जुल्लू युद्ध के की जैसी उपाधियाँ दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे भारतीय लोगों को कि आप अंग्रेजी सेना में शामिल होकर के अंग्रेजों की मदद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद कीजिए। इसके बाद उनको कैसर-ए-हिंद और जुल्लू युद्ध के नाम से जो है गांधी जी को नवाजा गया था। ठीक है, ये नाम इनको दिया गया कि कैसर-ए-हिंद है। ठीक है, और इसी के बीच में इनको कहा गया था कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में गांधी जी को कहा गया था भर्ती कराने वाला सार्जेंट, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को भर रहे थे। ठीक है, ये कह रहे थे कि तुम करो, ये गांधी जी का ये नियम था कि अगर हम लोग इनकी सहायता करेंगे तो ये लोग हमें जल्दी आज़ाद कर देंगे। पर ऐसा नहीं था। गांधी जी, उन्होंने जो है, गांधी जी के दिमाग में यह था कि हम लोग जो है जब अंग्रेजों की मदद करेंगे तो अंग्रेजों को दया आएगी और दया करके छोड़ जाएंगे। अगर इतनी दया करनी होती तो फिर वो जो है हमारे भारत को व्यापार करके ही चले जाते, लूटते क्यों, फिर यहाँ पर जो है शासन क्यों करने लगते। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक की एक घटना, इसमें हंटर आयोग आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हंटर आयोग पूछा जाता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में होम रूल आंदोलन 1916 में, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा और तिलक के द्वारा चलाया गया था। 1919 में रोलेट एक्ट, काला कानून पारित हुआ। उसमें चेम्सफोर्ड थे, रोलेट एक्ट में थे काला कानून। 1919 में नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक है, उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हत्याकांड। तो किसके शासनकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की। उसके बाद 1919 की खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन। असल में मैं इसकी चर्चा इसलिए यहाँ नहीं कर रहा हूँ कि इससे पहले मैंने जो है जब गांधी जी, जो मैंने एक वीडियो 51 मिनट का बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे गांधी जी के बारे में, तो ये पूरी चीज़ें वहाँ पे होम रूल आंदोलन, रोलेट एक्ट की बात की गई है, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड की, खिलाफत आंदोलन की और असहयोग आंदोलन, सब की बात की जाए कि कब उठाया गया था, कब क्यों किया गया था, किसका जवाब गांधी जी ने दिया था, कौन कौन से आंदोलन चले थे, सब लॉर्ड चेम्सफोर्ड पे। तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आप जा करके गांधी जी वाला वीडियो 51 मिनट का है, देख लीजिए। पूरा गांधी जी का शुरू से लेकर के पैदा होने से लेकर मरने तक का पूरा कार्यकाल, बीच बीच में कितने आंदोलन हुए, सब कुछ मैंने उसमें बता दिया है। उसके बाद फिर लॉर्ड इरविन जो थे वो भारत के जो ये वायसराय 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने साइमन कमीशन की स्थापना की थी 1927 में, और यहीं पे सब लोगों ने नारा दिया कि वापस जाओ। ठीक है, साइमन कमीशन की वापस जाओ। ठीक है, साइमन वापस जाओ 1927। तो उसके बाद तो फिर भारतीय ने प्रकट किया था नेहरू रिपोर्ट। ठीक, जब ये वापस चले गए तो भारत के नेहरू रिपोर्ट ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ठीक, उन्होंने कहा तुम्हारी आवश्यकता नहीं, हम अपना करेंगे। ठीक, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये उसी का दौर था कि जब जो है गांधी जी ने आंदोलन पे आंदोलन इनके जीत जा रहे थे, तो एक समझौता हुआ था। इन्होंने कहा था कि भैया आप रोक लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, एक आंदोलन था, उसमें जो है कहीं ना कहीं दांडी मार्च वाली जो आंदोलन थी अगस्त में, और उसकी वजह से जो है इनको कहा गया था कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसको रोक दिया गया था। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। एक आप लोगों ने सुने होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून, या फिर नागरिक अवज्ञा आंदोलन। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन थे इनकी बढ़ गई थी, तो इरविन डर गए थे। उन्होंने कहा कि अब सब लोग समझौता कर लेते हैं। 5 मार्च 1931 को उन्होंने समझौता कर लिया था। इसको दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस समय, और 1930, 1931, 1932 तीनों में अम्बेडकर जी ने भाग लिया था, पर गांधी जी ने केवल 1931 में भाग लिया था। ठीक है, 1932 में
सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की किसने की थी? और ये क्वेश्चन रह गया था। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? रामजी मैक्डोनाल्ड ने इनको जारी किया था। सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है। उसके बाद फिर जो है बात कर रहे हैं जो है लॉर्ड लिन लिथगो ने, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो। और 1936 से 1943 तक का कार्यकाल था। ये द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 के बीच की घटना है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध किसके का शासनकाल में हुआ? लॉर्ड लिनली थगो, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो। ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध में थे। और प्रथम विश्व युद्ध में अगर पूछा जाएगा तो प्रथम विश्व युद्ध में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और ये लॉर्ड लिन लिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में। 1939 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। सारे के सारे उन्होंने इनके खिलाफ जो है मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 में, ठीक है। मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने। यहाँ कुछ और अलग ही चला थे, ये सब इतने काट बांट रहे थे कि भारत को जो है लड़ा रहे थे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में। उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 इन्हीं के शासनकाल में था। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल में थे। तो ये 4-5 पॉइंट तैयार कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध इन्हीं के शासनकाल में हुआ। कांग्रेस ने पूरा मंत्रिमंडल का त्यागपत्र जो है 1939 में सब कुछ एक साथ मंत्रिमंडल पूरा जो है त्यागपत्र दे दिया था लॉर्ड लिन लिथगो के समय में। उसके बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 में। फिर 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव आया था इन्हीं के शासनकाल में। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के शासनकाल में था, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो है लास्ट आते हैं लॉर्ड बेबल, ठीक है। लॉर्ड बेबल ये अंतिम जो है वाइसराय थे। इनके 9 सैनिकों द्वारा सैनिक विद्रोह हुआ था। कहाँ? मुंबई में, ठीक है। 9 सैनिकों द्वारा, ये क्वेश्चन कहीं कभी पूछा जाता है, 9 सैनिकों द्वारा सैनिक विद्रोह हुआ था मुंबई में। मुस्लिम ने सीधी कार्रवाई सिद्धांत बनाया, ठीक है। सीधी कार्रवाई सिद्धांत मुस्लिम ने मनाया था 16 अगस्त 1946 में। उसके बाद संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 आप लोग संविधान में पढ़े होंगे, ठीक। तो ये था अब तक का सब कुछ 1946 तक। उसके बाद अब यहाँ से वायसराय का पद हट जाता है और उसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक। भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 तक। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये अंतिम वायसराय पूछा जाएगा तो ये लॉर्ड बेवल ही थे। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये अब ये नहीं कि वो कहेंगे तो पहले जो ये अंतिम होंगे वही ये पहले होंगे, ऐसा सब कुछ नहीं। अब आज़ाद हो गया देश, हम लोग के हिसाब से चलेगा, भारत के हिसाब से चलेगा। तो अंतिम वायसराय लॉर्ड बेवल ही रह गए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया गया था। ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल। जब विदेशी पूछे, ठीक है, फॉरेन के पूछे या अंग्रेज पूछे तब वो होंगे लॉर्ड माउंटबेटन। वरना ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, ये प्रथम और अंतिम थे। अगर पूछा जाए कि एक भारतीय, अगर भारतीय शब्द लग गया, ठीक, तो चाहे प्रथम हो चाहे अंतिम हो, ठीक। अगर आगे स्वतंत्र लगा, स्वतंत्र, हालांकि भारतीय लग गया तो भारतीय एक ही थे, तो कौन थे? केवल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब क्वेश्चन फंसाता कहाँ से है? वो पूछेगा, ऐसे पूछेगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक, वो भी विदेशी में बताइए, तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन। आप पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक, तो वो कौन होंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर भारतीय लगा दिया, ठीक, तो ये फिर क्या होंगे? राजगोपालाचारी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे अगर अंतिम हम हटा दें तो यहाँ पे अंतिम को हम हटा देते हैं तो केवल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है, अगर विदेशी या फिर भारतीय नहीं लगाता है, सीधा पूछता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम है तो कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी। अगर भारतीय पूछ लिया कि भारतीय प्रथम भारतीय तो राजगोपालाचारी, अंतिम भारतीय तो राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी। विदेशी पूछा जाएगा प्रथम यानी स्वतंत्र भारत का तो लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम पूछा जाएगा अगर विदेशी लगा दिया शब्द में तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऐसे ही कीजिएगा। उसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बाद में नया पद बना भारत के राष्ट्रपति के नाम से, और प्रथम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक चीज़ में जो है यहाँ पे अलग से लिखा हूँ, ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926 की बात की जाए
1921 से 1926 तक। तो 1924 में एक वर्ष आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, पहले एक ही में आता था, अब उसके बाद रेल बजट को आम बजट के से अलग कर दिया था 1924 में। और पुनः विवेक राय, ठीक है, विवेक देव राय समिति के द्वारा बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो यहाँ से है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या पढ़ा, भारत गवर्नर, पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वाइसराय, ठीक है, फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल, फिर स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। तो इस हिसाब से 4 पार्टों में हम लोगों ने पढ़ा। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर ही उस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छे से पढ़िएगा बेटा, एक बार 2 बार पढ़ेगा तो आपका कम से कम अच्छे से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बन जाएंगे। और ये अगर टॉपिक आप छोड़ देते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री समझो अधूरा सा है। तो आप यहाँ से ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू वॉचिंग के लिए।